आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, मानव रोग, जहां से कन्फर्म एक या दो क्वेश्चन कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, हर प्रतियोगिता परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन वहां से जरूर पूछे जाते हैं। तो हम मानव रोग से संबंधित देखेंगे और मानव रोग में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मानव रोग में सबसे पहले इसकी जो बेसिक जो जानकारी है वो देख लेते हैं कि ये रोग होता क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये रोग होता क्या है। शारीरिक और जो मानसिक रूप से, शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, शारीरिक व मानसिक रूप से, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना ही रोग कहलाता है। कि वो शारीरिक रूप से व्यक्ति अस्वस्थ हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, कोई रोग होता है। और रोग का जो अध्ययन, रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? रोग का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, रोग का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। और इसके बाद में हम ये देखें कि जो चिकित्सा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र का जनक, का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा क्षेत्र का जो जनक माना जाता है वो हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स, चिकित्सा क्षेत्र का जनक माना जाता है वो हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। रोग का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। और इसके बाद में यह पूछ लिया जाए कि जो रोगाणु होता है, रोगाणु, रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था? रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था? ये कुछ एक दो बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। तो अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। चिकित्सा क्षेत्र का जो जनक माना जाता है वो हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। और रोगाणु सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक था लुईस पास्चर, लुईस पास्चर, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने भी रेबीज के टीके की खोज की बात करें, रेबीज के टीके की खोज, रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। और किण्वन की खोज, किण्वन की खोज, किण्वन क्या होता है अभी? जैसे चीनी वगैरह से दारू बनाते हैं ना, ठीक है, वो किण्वन विधि द्वारा बनाई जाती है, उसकी खोज लुईस पास्चर ने की थी। और किण्वन के बाद में हम बात करते हैं पाश्चुरीकरण। पॉइस्चरीकरण जो होता है ना, वो होता है जैसे दूध की जो थैलियां होती है ना, दूध को पहले उसके जो जीवाणु और जो विषाणु होते हैं दूध के अंदर, उनको क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। तो वो पाश्चुरीकरण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जिसकी खोज लुईस पास्चर ने की थी। तो ये पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में होता क्या है भी? जल को है ना, सॉरी, दूध को है ना, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड तक उबाला जाता है। ये जो लाइन दे रखी है, ये लाइन कक्षा 8 की बुक है। दूसरा पाठ है सूक्ष्म जीव अपने मित्र और शत्रु। वो पाठ में ये दे रखा है कि जो पाश्चुरीकरण की जो प्रक्रिया है उसकी खोज लुईस पास्चर ने की थी। और ये होता क्या है कि दूध को सबसे पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, फिर उसको अचानक ठंडा किया जाता है। तो उसमें जो जीवाणु वगैरह होते हैं, जो रोगाणु वगैरह होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं और इसकी खोज भी लुईस पास्चर ने की थी। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये रोग होते हैं, इनको कितने तरीके से विभाजित किया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो ये मानव रोग जो मैं आपको करवा रहा हूं वो कौन कौन सी बुक में है, तो मैं आपको ये बता देता हूं भी कि जो मानव रोग है ये आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, कक्षा 9 की बुक है, कक्षा 9 की बुक है। उस कक्षा 9 की बुक के अंदर 13 पार्ट, 13वां पार्ट है, जो कि अब जो नया संस्करण आया है उसमें वो पार्ट हटा दिया गया है। पहले था ये 13वां पार्ट, हम बीमार क्यों होते हैं। कुछ चीजें मैंने वहां से उठाई है। उसके बाद में कक्षा 8 का दूसरा पार्ट है, कुछ चीजें मैंने वहां से उठाई है जो सूक्ष्मदर्शी के संबंधित हैं। और इसके बाद में बात करते हैं जो आरबीएससी, आरबीएससी की जो बुक है ना, उनके अंदर ये कक्षा 8 की बुक के अंदर ये पाठ दे रखा है और कक्षा 10 की बुक के अंदर ये दे रखा है। और इनके अलावा
और कुछ मैटर जो कि एनसीईआरटी की क्लास 12वीं उनके अंदर है, केवल जो मैटर करवाऊंगा केवल एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक के अंदर जितना दे रखा है और वही करवाऊंगा और वही ऑथेंटिक होगा भी। ठीक है, तो यहां से करवाऊंगा। और इसके बाद में रोग के हम ये देखेंगे कि रोग को कितने तरीके से विभाजित किया गया है। सबसे पहले हमें ये देखा है कि शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होना रोग कहलाता है, रोग का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में हमने ये देखा है कि जो लुईस पास्चर ने खोज की थी, रोगाणु सिद्धांत दिया था, उसकी खोज लुईस पास्चर ने की थी। चिकित्सा के क्षेत्र में जो सर्वाधिक काम किया था, वो जो सबसे पहले किया था, वो हिप्पोक्रेट्स ने किया था। ठीक है, इसके बाद में रोग के प्रकार, रोग के कितने, डिजीज के कितने प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। देखो, कुछ रोग होते हैं वो होते हैं जन्मजात। क्या होते हैं? जन्मजात, जन्मजात रोग होते हैं। और कुछ रोग होते हैं वो अर्जित होते हैं, जो वातावरण से अर्जित किए जाते हैं, अर्जित या उपार्जित, उपार्जित रोग। जन्मजात रोग को दो तरीके से विभाजित करेंगे, एक तो आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग, दूसरा अनआनुवांशिक रोग। और जो अर्जित रोग है या उपार्जित जो रोग है, उनको भी दो तरीके से विभाजित किया जाता है, एक संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, और एक असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। इनके बारे में देखेंगे कि जन्मजात रोग वे होते हैं जो जन्म लेता है उस समय उनके जो रोग होते हैं उनको जन्मजात रोग कहते हैं, और वो रोग जो जन्म के बाद में वातावरण से अर्जित किए जाते हैं उनको अर्जित रोग कहते हैं। और जन्मजात रोग को फिर दो तरीके से विभाजित कर दिया गया, आनुवांशिक रोग और अनानुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग जेनेटिक्स जो डिजीज होती है वो होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में चली जाए, उनको आनुवांशिक रोग कहते हैं। वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जो अपने माता पिता में जो रोग है वो उसकी संतान में अगर आ जाए ना, उनको कहते हैं आनुवांशिक रोग, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाएं। और अनानुवांशिक रोग वे होते हैं, वे जन्मजात रोग जो एक पीढ़ी से, जो एक पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में न जाएं, उनको अनानुवांशिक रोग कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम ये देखेंगे कि आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं। कई बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ निम्न में से आनुवांशिक रोग है या नहीं है। तो आनुवांशिक रोग में हीमोफीलिया, हीमोफीलिया रोग, जिनके बारे में मैं आपको एक एक रोग के बारे में बढ़िया तरीके से बताऊंगा। एक बार ये नाम देख लेना, वर्णांतता, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया। ये रोग कुछ ऐसे रोग हैं जो आनुवांशिक रोग हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होते हैं उनको कहते हैं आनुवांशिक रोग। ये इतने रोग है ना, ये आनुवांशिक रोग हैं। आपको ये दो इंपॉर्टेंट रोग हैं, ये याद रखने, हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये दो नाम याद रखने। उसके बाद में सिकल सेल एनीमिया याद रखना, थैलीसीमिया याद रखना, और सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग है एक, ये भी नाम कहीं दे रखा था तो मैं आपको ये दिखा देता हूं। पर अधिकांश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हीमोफीलिया और वर्णांधता से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये आनुवांशिक रोग हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं दोस्तों,
स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, इसके बाद में ऐसे कोई रोगों के नाम बताओ जो जन्मजात भी होते हैं और आनुवांशिक भी नहीं होते। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो आंखों से अंधा हो, आंखों से अंधा हो, पैरों से लंगड़ा हो, ये ऐसा थोड़ी है कि जो कोई माता या पिता जो कि पैरों से जो लंगड़े हैं तो उनकी जो संतान होगी वो भी पैरों से लंगड़ी होगी, ऐसा नहीं होता। वो रोग आते हैं वो आनुवांशिक रोग होते हैं जो जन्मजात तो होते हैं पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित नहीं होते। इसके बाद में हम देखेंगे संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग, अर्जित रोग वे होते हैं जो जन्मजात नहीं होते, जन्म लेने के बाद में वातावरण से अर्जित किए जाते हैं, वो अर्जित रोग होते हैं। जिसमें संक्रामक रोग देख रहे हैं हम, संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, वो रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं दोस्तों, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। जैसे अगर किसी एक व्यक्ति के अगर कोई रोग हो गया, उसके पास में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसके भी वो रोग हो जाएगा, उसको कहते हैं संक्रामक रोग। ये जो संक्रामक रोग होते हैं ना, ये हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, और हवा के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, या कोई और रोग वाहक कहता है, वाहक, इसके माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं ये रोग संक्रामक रोग। और जो संक्रामक रोग होते हैं ना, उनके उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जितने भी जो विषाणु द्वारा होने वाला है, विषाणु या वायरस द्वारा, जीवाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं, कवक द्वारा जितने भी रोग होते हैं, और जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ, इनके द्वारा जितने भी रोग होते हैं, एक दो अपवाद को छोड़कर जितने भी रोग होते हैं सारे के सारे संक्रामक रोग होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु के माध्यम से या स्पर्श के माध्यम से या जल के माध्यम से या कोई रोग वाहक के माध्यम से, हम ये कह सकते हैं जल के माध्यम से, इनके माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलते हैं। वो जो रोग होते हैं वो होते हैं संक्रामक रोग। उसके बाद में असंक्रामक रोग के बारे में देखते हैं। असंक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से, जो वातावरण से तो अर्जित होते हैं पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं फैलते दोस्तों, वो रोग होते हैं ना, उन रोगों को कहते हैं असंक्रामक रोग। जैसे असंक्रामक रोग उदाहरण के तौर पर आपको बताएं, जैसे कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है वो एक असंक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। ठीक है, मधुमेह रोग है, मधुमेह रोग है, डायबिटीज बोलते हैं जिसको, वो रोग असंक्रामक रोग होता है। और जितने भी पोषक तत्व की कमी से जो रोग होते हैं ना, वो सारे के सारे पोषक तत्व की कमी से, पोषक तत्व की कमी से, जितने भी रोग होते हैं, जैसे प्रोटीन की कमी से मेरेसम्स रोग होता है, क्वाशियोकोर रोग होता है, हेमरेज होता है, विटामिन की कमी से सक्कर रोग होता है। ठीक है, वो सारे के सारे जो रोग होते हैं ना दोस्तों, वो सारे के सारे रोग जो है वो असंक्रामक रोग हैं, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर वो नहीं फैलते। इसके बाद में जहां से क्वेश्चन आता है वो मैं बता देता हूँ। संक्रामक रोग से प्रश्न पूछा जाता है, और संक्रामक रोग के कौन कौन से कारक हैं इससे बाद में हम वो देखेंगे। संक्रामक रोग के कारक, एक नंबर विषाणु या वायरस, जीवाणु,
बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, कवक, फंजाई बोलते हैं जिसको। 4 नंबर प्रोटोजोआ। और एक कृमि जनित रोग भी होते हैं, ध्यान रखना। वो 1-2 रोग हैं, वो लास्ट में लिखा दूंगा मैं, क्या कृमि जनित रोग है। मुख्यतः ये संक्रामक रोग के कितने कारक होते हैं दोस्तों? संक्रामक रोग के 4 कारक होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 नंबर टाइप ये बन सकती है, एक टाइप ये बन सकती है आपकी कि किस के कारण होता है, ठीक है। वो रोग वायरस जनित होता है, या बैक्टीरिया जनित होता है, या फंजाई जनित होता है। ये नाम पूछा जा सकता है। आपको ये पूछेगा कि बताओ मलेरिया रोग किस कारक के कारण होता है, ठीक है, तो वो आप बता दोगे। 2 नंबर उसका कारक का नाम पूछा जा सकता है, उस कारक का नाम पूछा जा सकता है कि जो मलेरिया रोग है वो किस कारक के कारण होता है। कौन सा जो कारक होता है वो होता है, जैसे बात करते हैं हम विषाणु जनित है, या किस किस से जनित है, विषाणु जनित है या कवक जनित है, ठीक है, प्रोटोजोआ जनित है। और उसका नाम पूछा जा सकता है, जैसे मलेरिया रोग होता है वो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उससे जनित रोग है, तो उस कारक का नाम पूछा जाता है। अधिकांशतः परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन आ जाता है। अभी 3 नंबर क्वेश्चन, लक्षण वगैरह और माध्यम वगैरह आपको बहुत कम पूछने की संभावना होती है। 3 नंबर प्रभावित अंग पूछा जा सकता है, प्रभावित अंग पूछा जा सकता है, प्रभावित अंग पूछा जा सकता है कि मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। जैसे यकृत होता है, आरबीसी भी होती है प्रभावित इससे, इस तरीके से कौन सा अंग प्रभावित होता है कौन से रोग से, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 नंबर कोई जांच वगैरह है वो पूछी जा सकती है कि इस रोग की कोई जांच होगी या ये मुख्यतः 4 तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। जिसमें देखो भी 1 नंबर जो है ना कि ये रोग वायरस जनित रोग है, या बैक्टीरिया जनित रोग है, या कवक जनित रोग है, या प्रोटोजोआ जनित रोग है, वो 1 नंबर तो मैं अगले 1 पेज में कंप्लीट करवा देती हूँ, ठीक है, कि किस जनित रोग है। ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक याद कर लीजिए, 1 नंबर कन्फर्मेट हो पक जो लगभग 70% संभावना होती है दोस्तों यहां से प्रश्न, ठीक है। और इसके बाद में जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो प्रभावित अंग से पूछे जाते हैं और जांच संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो इनको ट्रिक के माध्यम से एक साथ ही पढ़ लेते हैं हम, जो 3 या 4 जो ट्रिक बताऊंगा, 4 ट्रिक बताऊंगा, उनको एक साथ पढ़ लेंगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे भी, वरना यहाँ गोल हो जैसी थोड़ी देर बाद में। तो वायरस की ट्रिक घिसी, जीवाणु की घिसी, प्रोटोजोआ की घिसी, कवक कवक की घिसी, ए ट्रिक में थाने बताऊंगा और ट्रिक को भी बताऊंगा, एक दूसरे में कनेक्ट करने की कोशिश करांगा। आ ट्रिक इंगी है, आ ट्रिक इंगी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं विषाणु के संबंधित, विषाणु जनित रोग के संबंधित हम देखते हैं। तो आगे वाला पेज देखो, विषाणु जनित, विषाणु जनित रोग। तो सबसे पहले विषाणु के बारे में चर्चा कर लेते हैं, विषाणु के बारे में चर्चा कर लेते हैं, या वायरस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वायरस का अर्थ क्या है। भी का अर्थ होता है विष, क्या होता है, जहर होता है, विष। ये प्रश्न पटवार परीक्षा में पूछ जाते हैं एक बार। और मेरा जो मैं ऑफलाइन कोचिंगों में पढ़ाता हूँ ना, वहाँ मेरा ये करवाया हुआ था कि वायरस का जो अर्थ होता है वो विष होता है, ठीक है। मैं रिट के जो अपनी जो यहाँ तारानगर में चलती है लक्ष्य कोचिंग क्लासेज, वहाँ ऑफलाइन बेंच में L1 और L2 को मैंने पूरी साइंस बढ़िया तरीके से
कंप्लीट करवाई है, और वहां से ऐसा मानिए एक या दो क्वेश्चन को छोड़कर, एक या दो क्वेश्चन को छोड़कर लगभग क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे। और के अलावा मैं वहाँ शिक्षण विधि भी, मैंने साइंस और मैथ की शिक्षण विधि भी मैंने ही करवाई थी। और आपको अगर रीट का हम बैच शुरू करेंगे ना, तो वहाँ आपको शिक्षण विधि वगैरह भी मैं वहाँ खुद ही करवाऊंगा साइंस मैथ की। बड़े शानदार नोट्स बने हुए शिक्षण विधियों की। ठीक है, तो अब तो जो हम साइंस पढ़ रहे हैं वो केवल एनसीईआरटी बुक के आधारित पढ़ रहे हैं। और ये अगर बढ़िया तरीके से आपने कंप्लीट कर ली तो आप कोई भी परीक्षा दे दी हो, नंबर कौन घटा भी है कि पूरा का पूरा आपने कराएड़ा आएगा प्रश्न। ठीक है, एक दो पेपर हुआ हम देख लीजिए, पीछे का जी का प्रश्न आएड़ा है वह देख लीजिए। चलो पिछारा तो ये सोचता होगा कि पिछारा तो कैमरो यो करवा दें तो होगो, पर आगे कोई एक दो पेपर यो आवा नहीं भी मैं देख लीजिए आपला प्रश्न 12%। सारों पहले तो इसका अर्थ ध्यान रखना, वायरस का अर्थ क्या होता है, विष होता है। ठीक है, और जो वायरस की जो खोज की थी ना, विषाणु की खोज की थी, विषाणु की खोज कण करी रे खोज, विषाणु की खोज करी नहीं पा करी इवानोविच की थी, इवानोविच की। टेंशन ना लो, याद करवाना मेरा काम है। और ये जो नाम दिया था ना, विषाणु नाम दिया था, ये लॉफलर ने दिया था। लॉफलर ने दिया था। और जो विषाणु विषाणु का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है ना, जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको कहते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। और बात करते हैं ये जो विषाणु विज्ञान है ना, ये वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान है, ये हिंदी में इसको बोलते हैं। ये जो विषाणु विज्ञान है ना, विषाणु विज्ञान जो है इसका जो जनक माना जाता है वायरोलॉजी का जनक माना जाता है, का जनक, वायरोलॉजी का जो जनक माना जाता है ना दोस्तों, वो मैं आपको ये बता देता हूं कि इसका जनक मार्टिन वेंजेरिक को माना जाता है। मार्टिन मार्टिन वेंजेरिक को इसका जनक माना जाता है। इसके बाद में वायरस के संबंधित एक दो बातें और है वो मैं बता दूं। वायरस होता है ना, वायरस ये शरीर के अंदर जाता है ना, मानव शरीर के अंदर जाता है, कोशिका के संपर्क में आता है ना दोस्तों, ये तभी ये जीवित होता है। अगर ये वातावरण में सीधा घूम रहा है ना, तो ये मान लो निर्जीव होता है। इसलिए वायरस को न तो सजीव माना जाता न निर्जीव माना जाता। सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है इसको। सजीव है निर्जीव की योजक कड़ी, योजक कड़ी। बताओ भी, सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है। और आप ये बताओ, पादप और जंतु की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? यूलिना को कहा जाता है। न तो पादप होता न जंतु होता। वैसे उसके लक्षण तो अधिकांशतः जंतु जैसे होते हैं, परंतु वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है, तो उसको न तो पादप माना जाता न जंतु माना जाता, उसकी बीच की कड़ी है, योजक कड़ी माना जाता है। ठीक है, और वायरस के अंदर कोई भी कोशिका नहीं होती है, ये अकोशिकीय जीव है, एकमात्र ऐसा जीव है जो अकोशिकीय जीव है, अकोशिकीय। इसका अपना कोई जैव रासायनिक जो क्रिया है वो इसकी अपनी खुद की नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, जो वायरस जनित रोग होते हैं उनके संबंध के बनाए जाते हैं जाती है, वो बहुत ही कठिन कठिनता से तैयार की जाती है। जैसे कोरोना जो वायरस था, कि वायरस है वो अपना जो जैव रासायनिक जो क्रिया है या संरचना है वो बदलता रहता है भी शरीर के अंदर, तो उसकी जो फिक्स जो वैक्सीन है वो नहीं बनाई जाती। और जो इसके संबंधित ट्रिक है वो आगे वाले पेज में पढ़ लेते हैं। तो ये याद कैसे रखोगे रे? देखो, देखो भी, वायरस, वायरस
खांसी जुकाम है बाबा, वायरल को नहीं वगैरह, ठीक है। और खांसी जुकाम तोड़न खातर क्या करना पड़ा हो रहा है, वन विस्की, इवोन, वन, यहां से वन पकड़ना, विस्की, एक विस्की की बोतल, ठीक है, खींचनी पड़ेगी। एक लो आदमी एक विस्की की बोतल खींच ले सी, लाफलर, हाँ 100 को नहीं कह रहा वो, ठीक है, हाँ से भी गो, अरे मार भी खा गो, ठीक है, हाँ से भी गो। और मार्टिन्स बेंजेरिक, मार्टिन कोई मारे भी गो, ठीक है। तो इवोन विस्की, वायरस नाम आते ही ऐसे आपके दिमाग में आना चाहिए, वायरल, वायरल जो खांसी जो वो वायरल ही होती है, ठीक है। तो इवोन विस्की, एक विस्की ले आऊंगा और खेचांगा और हंसांगा और फिर मार खासिया, ठीक है ना। तो मार्टिन्स बेंजेरिक, ये जो वायरोलॉजी का जनक माना जाता है, इनको सजीव योजक की कड़ी माना जाता है। वायरस का अर्थ होता है विष। इसके बाद में देखो इसकी ट्रिक, बड़ी शानदार है भी ट्रिक। रेखा नाम की कोई लड़की होती है एक, वो बेवफा होती है, क्या होती है, बेवफा होती है। देखो तो, रेखा नाम की लड़की होती है, रेखा हमें, एक लड़का ये कह रहा है कि रेखा नाम की लड़की थी, रेखा हमें हिट करके, पहले तो उसको हिट किया, हिट करके करके पोए छोड़ गई साकज, छोड़ गई साकज, छोड़ गई साखज। क्या ट्रिक है भी, रेखा नाम की लड़की सागर तैयारी करती, पहले तो हिट कर दियो अगले, और फिर क्या है वो पोए छोड़ गई, पीछे छोड़ गई भी, ठीक है। आप तो पटवारण बन गई, ठीक है, और वो अब भाई किताब नहीं संग माथो मान लाग रही है, तो इसी रेखा रखा हूं दूर रहा करो भी। ये ट्रिक थी। रे का अर्थ, रेखा नाम की कोई लड़की थी जो पहले तो उन्होंने हिट किया और फिर पोइचे छोड़ छोड़ गई साखज। इसी साखज को बता रहा है कोई दुखी आत्मा, वो ये कह रही है कि रेखा नाम की लड़की आई थी मेरी लाइफ में, मुझको पहले तो हिट किया और फिर मुझको पोइचे छोड़कर चली गई, ठीक है। तो रे का अर्थ होगा रेबीज, यहां से प्रश्न आता है भी, ठीक से ही क्वेश्चन आता है, रेबीज, ऐसे खसरा, रेबीज खसरा, है से हर्पिस, में से मेनेटाइज, मेनेजाइटिस, ही से या में से मलेरिया मत कर देना, थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना, ठीक है। में से होता है मेनेजाइटिस, ही से होता है, ऐसे ट्रकोमा होता है हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस को बोलते हैं पीलिया। ऐसे ट्रकोमा, ट्रकोमा करके का कुछ नहीं, ओ से पोलियो, पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, तो बोलते हैं ना, एक को स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, एक को चिकन पॉक्स बोलते हैं, छोटी माता को चिकन बोलते हैं और चेचक को स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। वो आगे लिखा दूंगा, जब इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे ना तब। ऐसे डेंगू, ऐसे डेंगू, कई से, कई यहां लिख लेते हैं भी, कई वाला है ना, देते हैं यहां गई, कैसे गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा, से सारस, स्वाइन फ्लू, ऐसे खांसी जुकाम। ठीक है, इतने रोग हैं भी इससे
ठीक है, तो ये याद रखना, रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई साखज। ठीक है, ये जो ट्रिक है ये वायरस जनित ट्रिक है, याद रखना। देखो भी, वायरस जनित है, खांसी जुकाम थन भी वायरल होएगी, तो साख है जय, लास्ट में जो खांसी जुकाम आएंगी वो वायरल ही होंगी, तो ये पूरी की पूरी ट्रिक हो गई वायरस की। इस तरीके से याद रह जाए। इसके बाद में एक एक करके बढ़िया तरीके से सभी रोगों को पढ़ेंगे, पर मैं सारी ट्रिक यहाँ एक स्थान पर लिखा दूंगा ना, तभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप कौन सी ट्रिक किसकी है। तो इनको फिर अलग से एक एक रोग को पढ़ लेंगे। पहले हम जीवाणु के बारे में, जीवाणु की जो ट्रिक है उसके संबंधित जो बातें कर लेते हैं, जीवाणु की ट्रिक क्या होगी। इसके बाद में देखते हैं आगे 2 नंबर जीवाणु जनित, जीवाणु जनित रोग। सबसे पहले इस बैक्टीरिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये जीवाणु की खोज किसने। तो जो जीवाणु की जो खोज की थी ना, जीवाणु या बैक्टीरिया की जो खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी वो ल्यूवेन होंक ने की थी, ल्यूवेन होंक ने की थी। और जो जीवाणु जो नाम दिया था ना, नाम दिया था जीवाणु, वो एहरेनबर्ग, एहरेनबर्ग ने दिया, एहरेनबर्ग ने दिया। और जो जीवाणु की जो शाखा कहलाती है ना, जीवाणु का अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन, वो कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। और इसके बाद में बात करते हैं कि इस जो बैक्टीरियोलॉजी, जो जीवाणु विज्ञान है, जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी है, जो बैक्टीरियोलॉजी है, जो जीवाणु विज्ञान है, इसकी का जो जनक माना जाता है, इसका जो जनक माना जाता है वो इसी ल्यूवेन होंग को ही माना जाता है, ल्यूवेन होंग को ही माना जाता है, ध्यान रखना, ल्यूवेन होंग को ही माना जाता है। आपको ये पूछ लिया जाए कि जीवाणु विज्ञान का आधुनिक जनक, आधुनिक जो जनक है ना, जनक माना जाता है जीवाणु विज्ञान, आधुनिक जनक किसको माना जाता है दोस्तों? आधुनिक जनक माना जाता है, वो माना जाता है रॉबर्ट कोच को, रॉबर्ट कोच को माना जाता है। देखो भी, ल्यूवेन होंक, वेन चलानी है, वेन होंक, ये मैंने याद करवाई थी भी, जीवित कोशिका की खोज की थी वो भी ल्यूवेन होंक ने की थी, और मृत कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। तो किस तरीके से याद करवाया था? रॉबर्ट हुक, हुक मारा होगा कोई चीज मर जाएगी नहीं रहे, तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन होंक ने की थी। ल्यूवेन पकड़ना है, वेन, वेन गति करती है ना, जीवित जो व्यक्ति होता है वो भी गति करता है, तो जीवित कोशिका, और वो की किसके अंदर थी? जीवाणु के अंदर की थी। और आपको ये पूछ लिया जाए कि जीवाणु की खोज किसने, तो भी आपका आंसर नाम एहरेनबर्ग ने दिया था। अध्ययन आपको पता ही है, बैक्टीरिया कहते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक पूछ लिया जाए तो वही आएगा, सेम ह्यूमन होंकी आएगा। आधुनिक जनक पूछ लिया जाए तो रॉबर्ट कोच आएगा। इसके बाद में इसकी ट्रिक देखते हैं भी। इसकी जो ट्रिक है, जीवाणु जनित की ट्रिक है, जीवाणु की ट्रिक है वो देख लेते हैं। जीवाणु की ट्रिक है वो पंडित का टिक्का न्यू है सिग्गा, पंडित का टिक्का न्यू है सिग्गा। देखो भी, किसी की होड़ लग गई आपस में, एक कहने लगा कि पंडित का टिक्का, जो पंडित जी को टिक्को काट रखा वो एकदम नेव है। एक कहने लगे ना नेव को नहीं, पहली को काट दिया पंडित को। तो शर्त लागी, शर्त आ लागी कि अगर पंडित को टिक्को अगर नेव हो तो तने गाणो गा के सुना। ठीक है, तो पंडित का टिक्का ये मिलियो रे, पंडित का टिक्का न्यू है, नया है। ठीक है, सी गा, सी मतलब वह होती है, गा मतलब गाना गाना। ठीक है ना,
कि वो कह रहा है कि हाँ पंडित का टिक्का नया है, तुझे अब गाना गाना पड़ेगा, बस ये किसी टिक थोड़ी याद रह जाएगी, वरना याद नहीं रहेगी। और पैसे प्लेग, डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, टीबी बोलते हैं ना जिसको, क्षय रोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, इसके अन्य नाम है ना वो मैं लिखा दूंगा जहां ये रोग पड़ेंगे। का से काली खांसी, टी से टिटनेस और टाइफाइड, टाइफाइड, का से कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया, ए से हेजा, सी से सिफिलिस, गा से गानोरिया, गोनोरिया भी लिखा होता है, गानोरिया गोनोरिया, गोनोरिया भी मिलता है, इसमें नाम है भी ये, ठीक है ना, कई बार गानोरिया कहते थे या गोनोरिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पंडित का टीका न्यू है सिग्गा, ये जीवाणु की ट्रिक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो याद रह जाएगी नारे, पहले के वायरस विषाणु की रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई शाखा, जीवाणु के टीके रहे, पंडित का टीका न्यू है सिग्गा, ठीक है। चलो तो दो ट्रिक पढ़ ली, दोनों याद होगी, ठीक है, और आपस में कनेक्ट भी कर ली, एक पंडितारी को नहीं करी। अब आगली देखांगा, आगली जी की ट्रिक पढ़ांगा, वाह पहली प्रोटोजोआई पढ़वा या कवक की पढ़ोगा, फंजाई कवक की पढ़ लियो या प्रोटोजोआई पढ़ लियो, चलो और जी कर भी नहीं पढ़, पहले कवक की पढ़ लेते हैं, कवक जनित, कवक को इंग्लिश में फंजाई कहते हैं, जनित रोग। सबसे पहले कवक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कवक के बारे में ये चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि जो कवक होता है वो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक की खोज किसने की थी, ठीक है, और कवक के संबंधित अन्य बातें हैं वो भी याद कर लेते हैं। कवक खोज, वही टेकर, याद करवा दूं पूरी पूरी, वही टेकर, वही टेकर, कवक की खोज की थी वो वही टेकर ने की थी, और जो कवक का अध्ययन नाम का कोई उल्लेख नहीं है भी, तो कवक का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है वो होता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, सारा चीजा कनेक्ट करवा देती। और कवक कई बार क्या होता है फंजाई होता है ना, जिससे क्या हो जाता है दाग धब्बे हो जाते हैं, खुजली वगैरह हो जाती है, तो इसकी जो ट्रिक है ना, ट्रिक है वो ट्रिक होगी गंजा दामाद, गंजा दामाद फ्रूट्स खाए, फ्रूट्स खाए। देखो भी बात यह करा आपा कंपटीशन की तैयारी करने लाग रहे हो, गंजा हो जाओ एकदम, नौकरी मिल ने एकदम बेरोजगारी आ जा, किन्ने जाना पड़ेगा आपा ने, यूपी बिहार का जाना पड़ेगी हैं, कहीं जाना पड़े यूपी बिहार का नहीं, ठीक है, यूपी बिहार का जाना पड़े। तो एक बात बताओ, आजकल यूपी बिहार का नहीं कौन जा भी, आजकल जाए जम्मू कश्मीर का नहीं, JNK का नहीं जाए, स्वतंत्रता मिल गई तो बड़े बड़ा लिहाज के यहाँ बे, और बैठे जाऊंगा तो बड़ा फ्रूट भी खा गया होगा, दामाद भी बैठेगा बनेगा, सेव वगैरह खा गया होगा जम्मू का, ठीक है, तो गंजा दामाद फ्रूट्स खाए। अब देखो भी फ्रूट्स अगर बड़े भी मिल जैसे चोखो बड़ा वो माहौल है, ठीक है, और तो मैंने ये बताओ भी लुगाएगा माइकों वो अगर वापस आओगे
बढ़े रेगोनी, बढ़े टिक्के रेगोनी, हाँ बस बढ़े टिक्के, यही ट्रिक है। तो गंजा दामाद फ्रूट्स खाए, वहां जाएगा, फ्रूट्स वहां मिलेंगे, बढ़िया सेवा होसी, ठीक है ना। किंग माइकर है, लुगाई माइक है, माइक है, माइकोलॉजी, ठीक है ना। बढ़े टिक्के रह जो नहीं, वही टेकर, वही टेकर, वही टेकर ने खोज की थी, अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। गंजा दामाद फ्रूट्स खाए, ये कवक की ट्रिक, क्यों वही नहीं सेट है। गंजा से गंजापन, गंजापन, दा से दाद, दम्मा, फ्रूट से एथेलिट, फ्रूट्स, फ्रूट नहीं फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स। एथेलिटिक्स जो खेलते हैं ना उनके पैरों के अंदर एथेलिट, फ्रूट्स। और जो खास है, खाज या खुजली, खाज खुजली कह सकते हैं, खुजली लिख लियो रहा है, ये रोग कवक जनित है। कवक नाम आते ही फंजाई, गंजा दामाद, फ्रूट्स खाए, बठे टिक्के रेसी, गठेरे माइक रेसी, ये प्रश्न। इसके बाद में देख लेते हैं आगे वाली ट्रिक। आगे वाली ट्रिक है प्रोटोजोआ की ट्रिक। प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग की ट्रिक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसकी जो खोज किसने की थी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। और इसका ये देख लेते हैं कि इसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। प्रोटोजोआ का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं प्रोटोजोआ की। और प्रोटोजोआ की जो ट्रिक है वो है काड़ू पानी में, काड़ू पानी में, काड़ू पानी में केक रह है, पोटेटो लगा हुआ है, आलू लगाने लग रही है, प्रोटोजोआ पोटेटो, इसे याद रखोगे। अरे इस ट्रिक में कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना ये 4-5 ट्रिक एक साथ पढ़ दोगे ना तो गोड़ मोड़ हो जाए ओढ़ो। काड़ू पानी में आकेंगी ट्रिक है, दिमाग को निकल जाए। तो प्रोटोजोआ पोटेटो, काड़ू पानी में पोटेटो लगा रहा है, कवक गंजा दामाद से संबंधित। और जो रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, वायरस वायरल जनित है, खांसी जुकाम उससे कनेक्ट। और पंडित का टीका न्यू है सीका जीवाणु जनित। काड़ू पानी में का से कालाजार, एल से ल्यूकोरिया, पा से 2 एमबी पेचिस, पायरिया, पेचिस में पायरिया, नी से निंद्रा, में से मलेरिया। बस सबसे इंपॉर्टेंट यही आता है, बहुत बार सीधा ही याद रख लेना। कहीं वहां हमें पढ़ा था ना रेखा हमें, वहां से मैं से मलेरिया कनेक्ट मत कर लेना। मलेरिया को तो डायरेक्ट याद रखना, प्रोटोजोआ जनित रोग है ये मलेरिया। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रश्न, ठीक है। तो ये कालाजार, ल्यूकोरिया, पेचिस, पायरिया, निंद्रा और मलेरिया, ये रोग प्रोटोजोआ जनित। तो ये हमने ट्रिक कंप्लीट कर ली है। के बाद में एक एक रोग को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। और आपको जो रोग पढ़ाऊंगा आगे उनके जो जीवाणु और विषाणु, उनके जो नाम याद है ना वो भी ट्रिक के माध्यम से करूंगा। पूरी साइंस को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। और जितना एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कक्षा 12 के अंदर विस्तृत रूप से दे रखा है ये टॉपिक, वहां से भी मैंने कुछ पॉइंट उठाए हैं उनके संबंधित। और कुछ पर्सन जो आए हैं उनके संबंधित आपको पूरा मैटर देने की